वाला साहब को रिटायरमेंट के बाद जो रकम मिली थी, उन्होंने इससे एक मतवस्त इलाके में छोटा सा घर खरीद लिया। रकम हतीर ना थी, लिहाजा क्वार्टर नुमा घर ही मिला। सिर्फ 5 मरले रकबा था। अम्मी ने अपनी जन्नत कहकर इसी पर शुक्र किया कि किराए के घर से तो निजात मिल गई थी। इत्तेफाक से ये मतवस्त इलाके का आखिरी मकान था जो सुरह ईंटों से बना हुआ था। इसके साथ ही पोश इलाका शुरू हो जाता था जहां बंगले बने हुए थे और शानदार कोठियां कतार दर कतार सर बुलंद किए खड़ी थी। गोया इन पर शिकवा बंगलों के पहलू में हमारा गरीब खाना हमको अपनी गरीबी का हर वक्त एहसास दिलाया करता। मैं अपने सहन से और कभी छत से इन आलीशान घरों को हसरत से तकती, सोचा करती, या अल्लाह, ये अमीरी और गरीबी की तफरीक इस कदर ज्यादा क्यों है कि कहीं तो झोंपड़ियां और कहीं सर छुपाने को हम जैसे तंग और कम हसीयत मकान के जो गुर्बत का इश्तिहार नजर आते हैं। जब फारग होती अपनी छत पर जाकर बराबर वाले बंगले का नजारा करती जिसका लान और वसी बरामदे हमारी छत से नजर आते थे। अफसोस ये बंगला खाली पड़ा था, न जाने इसके मकीन कहाँ चले गए थे। दुआ करती थी कभी तो इसके मकीन पल भर को आ जाएं और इस जगह को आबाद और पुर रौनक कर दें। कभी तमन्ना होती कि ये बंगला अंदर से देखूं कि कैसा बना हुआ है। हसरत करने लगती काश एक बार इसके अंदर जा सकती। अब्बू सरकार के मामूली मुलाजम रिटायर हुए थे। उम्र भर एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहे थे। किस्मत ने अब अपना घर दिया भी तो 5 मरले का क्वार्टर जैसा ही था। बंगले को अंदर से देखने की तो हसरत ही रही। दिन गुजरते गए, नया मोहल्ला अब नया ना रहा था, मगर बराबर वाला खूबसूरत बंगला अभी तक मेरे लिए अजनबी था। ये आबाद भी ना था कि अंदर जाने का मौका मिलता। एक रोज अचानक खुशी मिली, छत पर गई तो बंगले में लोग फिरते नजर आए। हाली मस्कन आबाद हो गया था। मेरी हम उम्र एक लड़की गालबन अपनी बड़ी बहन के साथ बरामदे में खड़ी नजर आई। इनकी माँ लान में कुर्सी पर बैठी थी। मेरी हम उम्र लड़की की नजर यकबारगी हमारी छत की जानब उठ गई। मुझे झांकते पाया तो मुस्कुरा दी और हाथ के इशारे से कहा, आ जाओ। मेरी बाँछें खुल गई, खुशी से नहाल हो गई। गोया दरीना आरजू पूरी हो गई थी। अब मैं इस हसीन मकीन गाह के अंदर जा सकती थी। रिटायरमेंट के बाद अब्बा ज्यादातर बैठक में लेटे दीनी किताब का मुताला करते और अम्मी घर के काम काज में मसरूफ रहती। मैंने अम्मी को खुशखबरी दी कि बराबर में लोग आ गए हैं। वो बोली, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो कि जैसे हमारे वाकिफ लोग आ गए हों। अरे भाई, वो बंगले में रहने वाले और हम इस छोटे से कम हसीयत मकान के मकीन, इनसे हमारी बराबरी कहाँ। वो अपनी हसीयत के लोगों से मिलेंगे, हमको क्यों मुंह लगाने लगे। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बुझ गया। मजीद बात आगे की न बता सकी। हैरत इस दिन हुई जब हमारा दर बजा और साथ वालों की घर की मुलाजमा ने आकर बताया कि आपके नए पड़ोसी मिलना चाहते हैं। कल शाम उन्होंने आपको चाय पर बुलाया है। अगले रोज हम हुश हुश इनके घर गए। वाकई शानदार घर बना हुआ था। अंदर से जी चाहा खूब घूम फिर कर देखूं, मगर लिहाज से जहां उन्होंने बिठाया था बैठी रही कि दोबारा आना होगा तो घर देख लूंगी। अभी तो इन लोगों से दोस्ती करना और इनको अपना बनाना था। शानदार बंगले में रहने वाले ये लोग सीधे साधे थे। बहुत खुश मिजाज और मिलनसार गुल मिल गई। दोबारा आने को कहा, तब अम्मी ने भी इनको अपने घर मदऊ किया। वो बोली, जरूर किसी मौका पर आ जाएंगे। दरअसल हम सादात फैमिली से हैं। पर्दे की वजह से औरतों को घर से निकलने की कम ही इजाजत मिलती है। इन बच्चियों का घर में पाबंद रहकर दिल घबराता है। मुझे भी घर की 4 दीवारी में रहने की आदत हो गई है। मेरे शोहर ने इनको आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दी। कहीं आना जाना नहीं है। जहाँ पहले रहते थे वहाँ भी मोहल्ले में से खवातीन मिलने आ जाती थी, लेकिन हम नहीं जाते थे। बस सभी लोग हमारी मजबूरी को समझ जाते हैं तो खुद आकर मिल जाते हैं। मैं तो हर हफ्ते किसी न किसी मोहल्ले वाली को चाय वगैरह पर बुलवा लिया करती हूँ ताकि तन्हाई महसूस ना हो। आपकी बच्ची को छत पर देखा तो मेरी बच्चियों ने कहा, इनको बुलाइए, सबसे नजदीकी घर है। ये हमारे करीब तरीन हमसाया हैं। आना जाना रहेगा तो रौनक होगी। अम्मी खुश हो गई कि अच्छे लोग हैं। हमसाए अच्छे हों तो जिंदगी में आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। बहरहाल मैं भी अकेली अकलौती थी। तन्हाई मुझे भी तंग करती थी। मैंने भी अपनी हम उम्र नूर से दोस्ती कर ली। वो अपने नाम की तरह उजली और नेक सीरत थी। इसकी बड़ी बहन का नाम कायनात था। इन दोनों बहनों ने अपनी सादगी और खुलूस की वजह से मेरी गरीबी के सारे फासले खत्म कर दिए। वो मेरा और मैं इनका दिलो जान से ख्याल रखने लगी। नूर से मेरी उनसियत बढ़ गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग
लोग हमको सगी बहनें समझने लगे। इनके वालिद तो बहुत बड़े रईस और जमींदार थे। उनके पास जिंदगी की हर सहूलत थी, सिवाय इसके कि कहीं आने जाने और घूमने फिरने की आज़ादी ना थी। वालिद या किसी करीबी अजीज के हमरा ही ये अपनी गाड़ी में कभी कभार बाहर निकलती थी। ताहम जो मैं तस्वरात में सोचती थी, इनके पास हर वो चीज थी। इनके करीब रहते हुए मैंने इनके घर में खुशी नाम की कोई चीज न देखी। तब मैं अम्मी से कहती, अम्मी आखिर इन लोगों की जिंदगी इस कदर बेरौनक, बदमजा और जिंदगी तंग क्यों है? नूर के वालिद भी कभी कभार घर आते हैं, वो न जाने कहाँ रहते हैं, और जब वो आते हैं तो इनकी बेटियां खुशी और शोही से चहकती भी नहीं, बल्कि इनको सांप सूंघ जाता है। अम्मी ने कहा, हाँ बेटी, किसी को खुदा दौलत देता है और किसी को दिल की खुशियाँ दौलत से नहीं मिलती। देखो हम गरीब जरूर हैं, मगर हमारे घर में कितना सुकून है। हम अपनी खुशी से जीते हैं, ऐसे घुट घुट कर जल जल कर नहीं मरते। हमको अल्लाह ने ऐसी शानदार नेमतों से नवाजा है जिसका कोई मोल नहीं है। अम्मा का फलसफा गहरा था, मगर मेरी समझ से बाहर था। वक्त गुजरता रहा, मैं अक्सर नूर के पास जाती। इसके वालिद तो बस हफ्ता में एक मुकर्रर दिन आते, लिहाजा मुझे वहाँ आने जाने में कोई हजाब ना था। इनका कोई भाई भी ना था। एक रोज अचानक पता चला कि नूर के वालिद वफात पा गए हैं और इनकी तदफीन इनके बेटे करेंगे, जो कि दूसरी बीवी से थे। अब मामला हल हो गया कि वो कहाँ रहते थे और क्यों कम कम घर आते थे। वो दरअसल अपनी दूसरी बीवी और इसके बच्चों के साथ रहते थे और यहाँ बस हफ्ते में एक फेरा लगा जाते थे। इसी वजह से इस घर में सन्नाटा बड़ा जवान था, जैसे इनसे खुशियों ने मुंह फेर लिया हो। कुछ दिनों बाद नूर की वालदा ने अम्मी को बताया कि इसके शोहर अपनी बेटों के नाम सारी जायदाद और जमीन कर गए हैं। बेटियों को सिर्फ बंगला दे गए हैं, क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं और अराजी के मालिक तो बेटे होते हैं। ये सुनकर अम्मी को दुख हुआ कि ये शख्स अपनी बच्चियों से नाइंसाफी कर गया है। नूर की सौतेली माँ अच्छी औरत ना थी, वो तंग नजर तंग दिल थी, तभी इसके बेटे भी अपनी इन सौतेली बहनों से नहीं मिलते थे। इसने इनके जहनों में बचपन से ही नफरत बार दी थी। बाप की वफात के बाद इन लोगों ने बहनों से कोई नाता वास्ता ना रखा था और ना ही बाप के छोड़े हुए सरमाए से कुछ दिया। हर शे पर कब्जा कर लिया। ये वक्त इन माँ बेटियों पर किसी क़यामत से कम ना था। एक बंगला जरूर था जो इनके सर छुपाने का आसरा था, जिसमें ये रहती थी, और शोहर ने नूर की माँ के नाम 2 दुकानें भी कर रखी थी, जिनका किराया आता था। इस किराए पर इनकी गुजर औकात होती, जबकि करोड़ों की जायदाद पर दूसरी बीवी हकदार ठहरी। नूर की वालदा हयात बीबी बहुत शरीफ, नेक, साबरो शाकर और खानदानी औरत थी। हमने तो अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह हिम्मत और जुर्रत के साथ शोहर के बगैर उन्होंने हालात का मुकाबला किया। नूर ने तालीम को खैराबाद कह दिया था। बाप की वफात के बाद इसे माँ ने हिम्मत दिलाई और कॉलेज में दाखिल करा दिया, जबकि इसकी बड़ी बहन जो मैट्रिक पास थी वो घर बैठ गई थी। मेरे वालिद साहब का महकमा सेहत में काफी असर और सूह था। उन्होंने कोशिश करके कायनात को हेल्थ वर्कर का कोर्स करा दिया, ताकि वो माँ और बहन की कफालत कर सके। पहले जो सहूलतें मैसर थी, एक एक करके खत्म हो गई। नौकर ड्राइवर सब छोड़ गए। मैंने इनकी जिंदगी के बदलते मनाजर से बहुत कुछ सीखा और सबक हासिल किया। ऊंचे और शानदार घर के अंदर भी वो रोया और सिसका करती थी और इनके आंसू थमने का नाम न लेते थे। नूर ने FA के बाद ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया और घर में पार्लर खोल लिया, ताकि तेज रफ्तार वक्त का साथ दे सके। आंटी की अब ये ख्वाहिश थी कि इनकी दोनों बेटियों की किसी अच्छी जगह शादियां हो जाएं, लेकिन कहीं मेल मिलाप ना होने की वजह से वो बच्चियों के रिश्ते खुद तलाश करने से कासर थी। उन्होंने मोहल्ले की एक खातून से जिक्र किया और इस औरत ने एक रिश्ता कराने वाली को इनके पास भिजवा दिया। इस औरत के तवस्त से एक रिश्ता आंटी को बेहतर लगा। लड़का वकील था और अच्छा खासा कमा लेता था। लोग तो अजनबी थे, मगर उन्होंने आंटी को दिल मोह लेने वाली बातों से अपना बनाकर शीशे में उतार लिया। यूं एयाज खान से आपी की शादी हो गई। आंटी की मजबूरी ये थी कि हर हाल में बच्चियों का रिश्ता उन्होंने सादात घराने में करना था। इन लोगों ने खुद को सादात बताया, मगर वो सादात ना थे। उन्होंने झूठ बोला था। दरअसल उन्हें आंटी के शानदार बंगले ने लुभा लिया था, जिसकी वारिस ये दोनों बहनें थी। इन लोगों का ख्याल था कि दोनों बहनों से 2 भाइयों का नाता जोड़ लेंगे तो सारा बंगला हमारा हो जाएगा। शादी से पहले किराए का बंगला लेकर उन्होंने अपना जाती घर जाहिर किया। आंटी बेचारी कहाँ से तस्दीक या जांच पड़ताल करती, वो तो घर से कदम भी ना निकालती थी। उन्होंने इनकी हर बात का एतबार कर लिया। जल्द ही वकील साहब ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले घर दामाद बन गए, आंटी को एतमाद में लिया
बंगले का जायदाद टैक्स, दुकानों का किराया, गर्ज हर मामले पर मदद करते और तमाम काम अपने जिम्मे ले लिए। इसके बाद उन्होंने धोखे से कोठी के कागजात हथिया लिए और बीवी को कुछ मसले मसाइल बताकर कागजात पर दस्तखत करा लिए, जिसका इल्म आंटी को ना हो सका। उन्होंने कोठी अपने नाम करा ली और एक दिन बीवी से झगड़ा करके इनको घर बदर करने के दर पे हो गए। आंटी और इनकी बेटियां रोती हुई अब्बू के पास आई और तमाम अहवाल बताया। वाला साहब ने कहा, फिलहाल हमारे पास रहिए। दामाद ने कोठी पर ताला लगा दिया। बहरहाल अब्बू ने वकील करा दिया और खुद मुकदमे की पैरवी अपने हाथ में ले ली। 5 साल केस चलता रहा और आंटी बेचारी बच्चियों के साथ दर बदर रही। आखिरकार केस जीत गई। इस नामदार दामाद से छुटकारा मिला। बीवी को इसने तलाक दे दी, लेकिन दोनों लड़कियों के जेवर, कार और घर का सारा सामान ले गया। खाली कोठी और तलाक याफ्ता बच्चियां इनके पास रह गई। आंटी ने जिस दामाद को बेटा जानकर आस लगाई थी, इसने नाक बांधकर डस लिया। नूर की रुखसती ना हुई थी। अयाज ने अपने छोटे भाई से महज निकाह किया था। वो लड़का नूर को तलाक ना देना चाहता था, मगर केस में उलझकर इससे भी तलाक देना पड़ी। यूं ये दोनों बहनें अपने शानदार बंगले के पीछे हवार हुई और घर भी आबाद न हो सके। दुनिया में लालची लोगों की कमी नहीं। खुदा अयाज जैसे चालबाज इंसानों से हर शरीफ लड़की को बचाए। सच है, सर पर अपने मर्द का साया ना हो तो जमाने की धूप ऐसे ही झुलसा देती है। आज भी नूर और कायनात स्कूल टीचिंग पर गुजारा करती हैं, जबकि इनकी माँ अब इस दुनिया से और दुनिया के दुखों से निजात पा चुकी है।